नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। मेरा नाम है नीलव। आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज हम शुरू करने वाले हैं जी एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म का बस एक ही क्वेश्चन होगा, तो मेनली इस चैप्टर का नाम होगा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बात है। पहले इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। जब क्वेश्चन आए तो पहले खुद से ट्राई करना। अगर सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करो, और अगर नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, सोल्यूशन तो मैं करा ही दूंगा। और हाँ, आज के सेशन में मैं ना सिर्फ सवालों को सॉल्व करूंगा, बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनके भी डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब आज का जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, शायद तीन ही क्वेश्चन, ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा। मगर इसमें जो है ना, थोड़ा सा मतलब बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको अगर आइसोमरिज्म पढ़ना है, मतलब आइसोमरिज्म में अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म सही से पढ़ रखे हो ना, स्टीरियो आइसोमरिज्म का वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में आपका आरएस का नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट जो है, आरएस नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है, आरएस नोमेनक्लेचर, फिर उसका अगर मतलब सीआईपी रूल, ये सब वगैरह क्लियर है ना, तो मतलब तो भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म सही से निकल जाएगा। उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और मतलब आईयूपीएसी नेम तो आना ही आना चाहिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ये भी आना चाहिए आप लोग। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का एक पोर्शन आता है, वो पढ़ लेना बस। उससे ज्यादा इधर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स में उससे ज्यादा कोई सवाल नहीं बना है। तो पहले क्वेश्चन में मैं आता हूँ। पहले क्वेश्चन में बोला है टोटल नंबर ऑफ आइसोमरिज्म कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8O। साइक्लिक ईथर बोला है। पहले तो स्ट्रक्चरल देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल के बाद ही हम लोग डिसाइड, मतलब पहले तो स्ट्रक्चरल देख लो। स्ट्रक्चरल के बाद ही आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि इसका स्टीरियो आइसोमर्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ। पहले स्ट्रक्चरल मार्क करते हैं। अब C4H8O। अब पहले ना एक बार में ऑक्सीजन को, अब C4H8O मतलब इसका अगर डिबी निकालोगे तो डिबाई कितना होगा, ये मतलब 4 + 1 -4 मतलब 1। इसका डीबी आ रहा है 1। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। अब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस मतलब डीबी, तो मतलब एक ही रिंग प्रेजेंट होगा। रिंग, क्योंकि एक रिंग प्रेजेंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि इथर बोला है। तो इसके साथ तो एक पहले तो मैं 5 मेंबर रिंग बना देता हूँ। 5 मेंबर रिंग, ये हो गया एक इथर। और फिर मैं क्या बनाता हूँ, फिर मैं एक 4 मेंबर रिंग बनाता हूँ। अब 4 मेंबर रिंग बनाया हो तो एक कार्बन रखना पड़ेगा, तो मैं पहले इस मतलब ऑर्थो पोजिशन में रख देता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसके बाद वाला पोर्शन पे रखता हूँ। अब ये जो पोर्शन है ना, अब 1 2 3, अब सेकंड पोजीशन, ये भी तो सेकंड पोजीशन ही है ना, तो सेकंड पोजीशन पे दो बार रखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद जो रिंग बनाता हूँ मैं, वो थर्ड मेंबर का बना देता हूँ। अब थर्ड में तीन तीन दो कार्बन तो इधर आ गया, अब बचा है 2 कार्बन। 2 कार्बन में दोनों साइड में लगा देता हूँ। अब फिर आता है और एक थर्ड मेंबर का रिंग। अब एक ही साइड में मैं 2 कार्बन लगा देता हूँ, मगर इथाइल ग्रुप अटैच करता हूँ। और इस बार एक ही साइड में 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देता हूँ। ये तीनों ही तो ये पांचों टोटल 6 पॉसिबिलिटी हो सकता है, उससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। 5 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 2 और 3 4 मेंबर रिंग। अब टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना आ रहा है, 6। टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर तो 6 आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ रहा है। तो मैं उसे दूसरे पेन से दिखाता हूँ। तो अगर हम लोगों को कंसिडर करने बोले कि टोटल, अब इसमें देखो, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो और सीओएस का जरूरत नहीं है, तो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव अगर है, तो इसका कितना स्टीरियो आइसोमर होगा, स्टीरियो आइसोमर्स को मैं एसआई से लिखता हूँ, इसका एक होगा। और इसमें क्या है, इसमें इसमें क्या है, ये तो काइडल सेंटर है। ये काइडल सेंटर, काइडल मॉलिक्यूल, काइडल सेंटर प्रेजेंट, काइडल सेंटर अगर प्रेजेंट है, तो इसका क्या हो सकता है, आर भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। मगर मतलब इसके लिए स्टीरियोआइसोमर्स टोटल कितना आएगा, दो। एक आएगा आर, एक आएगा एस। अब इसमें चलते हैं, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इधर से कट करेंगे तो इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मतलब इसके लिए क्या होता है, आर होगा या एस, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसके लिए स्टीरियो आइसोमरिज्म कितना होगा, एक। अब इसमें चलते हैं, इसमें देखो, इसमें क्या है, ये काइडल सेंटर है, ये भी काइडल सेंटर है। अब
ये कट हो सकता है। अच्छा, इसमें मैं बाद में आता हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इसमें ये क्या है, ये काइडल सेंटर है, मतलब इसमें भी क्या हो सकता है, आर प्लस एस, ये होगा, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है, दो सेम सेम है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। इसमें भी दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये पूरा कंपाउंड बन जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखो क्या होता है, ये तो बन गया, इससे बन गया दो, इससे बन गया एक, तो टोटल अभी कितना आ गया, तीन, चार, पाँच, छह, सात। अब इससे देखो कितना आता है, इससे आएगा, देखो दोनों काइडल सेंटर है, मतलब एक को तुम मान लो आर और एक को मान लो आर। अगर कोई, मतलब कोई आर है ना, उसका मिरर इमेज में क्या आता है, एस आता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसमें इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है, तो गलत सोच रहे हो ना, क्योंकि अगर मतलब जा रहा है पीओ है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो आर का उल्टा एस आना चाहिए ना, तो इधर तो आर का उल्टा आर आ रहा है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा किसमें, जब आर आर आए। ऐसे तो एस एस भी आ सकता है, तो इसमें से तो दो आ रहा है। अब अगर हम लोग आर और एस करें तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, तो एस आर का कोई मतलब नहीं है, वो भी तो सेम ही देगा, वो तो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बन रहा है, ऐसा ही नहीं बन रहा है, तो इधर से एक आ रहा है, तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, तो आ रहा है टोटल 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10। इसके बाद वाले क्वेश्चन में जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है, ये 2014 में आया हुआ है, बोला है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C4H10O। C4H10O से क्या बन सकता है, वो नॉर्मल हम लोगों का जो एल्केन होता है वही होता है ना, कि CnH 2n+2, ऐसे ही फॉर्मूला से होता है। अब H2n+2 से और एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, C4, हाँ C4H10। तो क्या बन सकता है, पहले तो बनाता हूँ टार्ट ब्यूटानॉल, इधर जैसे बोला है तो वो ऐसे ही बना देता हूँ, टार्ट ब्यूटानॉल ऐसे ही होगा, CH3 CH3 9 10 हाइड्रोजन है, हाँ ये होता है टार्ट ब्यूटानॉल। अब बोला है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C4H10 है। अब बोला है करेक्ट नेम, अब इसे मैं बोला है 2 मिथाइल प्रोपेन टोल, प्रोपेन कोला है, तो इसे मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ। अगर 1 2 3 है, तो इसका क्या सेकेंड पोजीशन में क्या होगा, 2 2 डाई मिथाइल, 1 2 प्रोपेन बोला है, तो 1 2 3, सॉरी इसका मैंने गलत बोल रहा था, 2 2 डाई मिथाइल। अब अगर ये होगा, ये तो इथाइल बन रहा था, तो क्या होगा, 1 2 3, ये थ्री, थर्ड कार्बन इधर होगा, थर्ड वाला मैंने ऑक्सीजन ले लिया था गलती से, तो क्या होगा, 2,2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो यही आ रहा है, क्योंकि सेकंड में मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और प्रोपेन का सेकंड में फिर से ओएच ग्रुप भी आ रहा है, तो पहला वाला तो सही है। फिर बोला है टार्ट ब्यूटानॉल, टार्ट ब्यूटानॉल मेरा तो है ही। अब बोल रहा है इथेन लेने के लिए, अब जो मैंने गलती किया था वही ले रहा है ये, कि इथेन ले रहा है, मतलब ये वाला लॉन्गर चेन ले रहा है। तो अगर वो वाला लॉन्गर चेन ले, तो सेकंड पोजीशन में क्या आएगा, अगर तो इथानॉल के तरफ से नोमेनक्लेचर स्टार्ट होगा, तो ये वाला कार्बन फर्स्ट होगा, ये वाला कार्बन सेकंड होगा, तो क्या होगा, अगर इस तरफ से देखें, तो फर्स्ट में 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथेन, इथेन का फर्स्ट पोजीशन से नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो ऑल हो जाएगा, वन ऑल हो जाएगा, तो ये भी सही है। अब बोला है एन ब्यूटानॉल, एन ब्यूटानॉल मतलब चार कार्बन हो गया और ओइच हो गया, और ब्यूटेनॉल, ये तो सही है, ये तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दोनों तो सही होगा ही होगा। अब बोला है आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल किस तरफ दिखता है, आइसोब्यूटाइल दिखता है CH3 CH CH2 OH। अब इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा दो ब्रांच में,
अब इसके ऊपर इसने बोला है कि इसके साथ 2 मिथाइल प्रोपेन 1 मोल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 मोल, प्रोपेन बोला है तो लॉन्गर चेन इसको ले लेते हैं प्रोपेन जैसे। तो प्रोपेन अगर ले ले ऐसे तो इस तरफ से स्टार्ट होगा 1 2 3 होगा। 1 2 3 अगर हो गया तो सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो क्या आ रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 वाला आएगा। हाँ 1 वाला ठीक है सही है 1 वाली है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन डी है। तो सेकंड का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए बी सी एंड डी। आप जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो। इन क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं बोला है। बोला है आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन देयर ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन इन द फिगर। अब बोला है ब्रांचिंग के वजह से ये सब हेक्सेन्स का आइसोमर्स है। देखो सब में क्या है 6 कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है हर एक में। तो इसमें बोला गया है आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बेस्ड ऑन द ब्रांचिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस। डिवाइडेड इनटू थ्री डिस्टिंक्ट क्लासेस। अब बोला है कि आप एक बात सुन लो। क्या होता है कि जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होता है मैं इतना लिखा देता हूँ कि ब्रांचिंग इंक्रीजेस। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होता है सरफेस एरिया मॉलिक्यूल कितना होता है। ये ब्रांचिंग करता हूँ। ब्रांचिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। ब्रांचिंग ऑफ द मॉलिक्यूल से क्या होता है सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। मैं समझा भी दूंगा पूरा। सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो वेंडरवाल भी डिक्रीज होगा। वेंडरवाल ऑफ द मॉलिक्यूल। वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर बिटवीन द मॉलिक्यूल। बिटवीन द मॉलिक्यूल ये होता है। इसके साथ वेंडरवाल तो हो गया। वेंडरवाल फोर्स अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी गिर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट गिर गया। हाँ तो ये सीधी बात है। अब जैसे देखो ये मॉलिक्यूल में देखो ये मॉलिक्यूल में एक ब्रांच है। एक में जैसे जैसे कॉपी फर्स्ट से एक कॉपी है इसका और थर्ड का कॉपी कर रहा हूँ मैं। थर्ड का तो नॉर्मल है। अब देखो इसका सरफेस एरिया आप खुद ही देख सकते हो कि इसका सरफेस एरिया छोटा सा है इसका सरफेस एरिया बड़ा है। मतलब इसका ब्रांचिंग बढ़ा है इसका ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसका सरफेस एरिया घट गया है। इसका सरफेस एरिया घट गया है क्योंकि ब्रांचिंग ज्यादा हो गया है फर्स्ट में। तो क्या हुआ वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो सीधा सीधा याद रखना जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा वैसे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो बोला है तो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग लेस ब्रांचिंग किसमें है थर्ड में। लेस ब्रांचिंग अगर लेस ब्रांचिंग है तो थर्ड का पहले आएगा। मतलब ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ए और सी ऑप्शन। अब उसके बाद बोला है देखो इसमें एक ब्रांचिंग है। वन ब्रांचिंग। अब इसमें क्या है दो ब्रांचिंग। तो इसमें एक ब्रांचिंग होगा तो तीन के बाद क्या आएगा तीन के बाद आएगा दो। तीन के बाद दो। तो इसका जो सही ऑप्शन जाएगा ये आ जाएगा आंसर नंबर बी। मैं दूसरे डिपेंड वाली से दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो वही था आज के लिए। आज का वीडियो छोटा सा ही था। मतलब मैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का 3 प्रॉब्लम्स था वो कर दिया हो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखो मतलब जेईई एडवांस में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इतना तुच्छा सवाल दिया है तीनों क्वेश्चन जैसे कार्बोनिल का रिस्पेक्ट नहीं ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही था ही नहीं। लिटरली था ही नहीं। तो इस मतलब ये वीडियो में मैं छोटा सा ही वीडियो है 10-15 मिनट का ही वीडियो बनेगा। तो ये 10-15 मिनट में मैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म समझा दिया हूँ। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मैंने जैसे बोला कि बॉइलिंग पॉइंट करके जाना। एक बार बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का नोट्स देख लेना खुद के। और नोमेनक्लेचर तो ठीक है पता ही है आप लोगों को नोमेनक्लेचर सब कुछ क्योंकि नोमेनक्लेचर से एक बार आईपीएससी नोमेनक्लेचर से ये क्वेश्चन आ गया है। और जो एक क्वेश्चन था वो है इपॉक्साइड बेस्ड था। अब देखो अभी इपॉक्साइड दे दिया है दूसरे बार कुछ और दे देगा। और कुछ देने लायक मतलब हाँ वो एक निकालने के लिए बोलेगा कि नंबर ऑफ ये तो शायद लिखेगा नहीं आप लोग कि नंबर ऑफ वो निकालने बोल दो। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये निकालने बोल देगा। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा CnH2n O2 ऐसा कुछ दे देगा। तो ऐसे बना बना के देख लेना कोई दिक्कत नहीं होता उससे ये तो क्वेश्चन आसानी होता है। पर मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मतलब कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से। मगर जब दिखने को बोलते हैं वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है।
ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इससे मतलब इससे ले लो, इससे जितना हो सके इससे नम मार्क्स ले लो, क्योंकि ये मार्क्स है, ये मार्क्स देता है, ये सीधी बात है, ये मार्क्स देता है। तो आज का वीडियो इतना ही था, तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना दूसरे। और आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो सीधी-सीधी है, सब्सक्राइब कर दो, मैं डेली अपलोड करते रहता हूँ वीडियो, तो वो वीडियो देख लेना। एक बार मैं प्रीमियर में ही लगा दूँगा, तो वीडियो चलता जाएगा और जो डाउट आएगा वो कमेंट सेक्शन में, वो लाइव चैट में दे देना, मैं आंसर करते जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, और जाओ घर बैठ के पढ़ते रहो, और क्या ही बोलना है। बाय बाय।